मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा आगामी 10 साल की वित्तीय स्थिति को पूरी योजना करें तैयार। महाराणा प्रताप चौक पर बना रेलवे ओवरब्रिज हुआ क्षतिग्रस्त, तहसीलदार और कोतवाल ने क्षतिग्रस्त हिस्से के पास बैरिकेडिंग, बड़े वाहनों के लिए रेल ओवरब्रिज को किया बंद। मसूरी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित, एक संस्था की पहल को नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सराहा, बेरोजगारों के लिए एक पोर्टल का भी किया। मसूरी में फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने की तैयारियां पूरी, वन विभाग लोगों को कर रहा है जागरूक, वनाग्नि रोकने के लिए बनाए 43 क्रू स्टेशन। और ऋषिकेश के विद्या मंदिर में नई प्रबंधक समिति का हुआ गठन, पहली बैठक में छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतन, छात्र हित में कई सुझावों पर लिया निर्णय। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की है। कार्यक्रम में मातृशक्ति ने फूलों के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अल्मोड़ा, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। उसे देखकर मेरी यहां पहुंचने पर मेरी प्रशंसा भी दुगनी हो गई है। भाइयों बहनों, 3 वर्ष पूर्व जब आप सभी ने प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलने का जो मिथक था, जो एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को तोड़ते हुए आपने हमें बहुमत दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रच दिया। मैंने मुख्य सेवक के रूप में शपथ लेने के साथ ही एक संकल्प लिया था कि जब तक हम राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित नहीं बना देते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमने अब तक अपने इसी विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ कार्य करने का प्रयास किया है और आगे भी इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार अविरत रूप से कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तब हमें अनेक चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन इरादे हमारे अडिग थे। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हमारे सब भाइयों का जो सामने खड़े हैं, यहां खड़े हैं, बरसात के बावजूद भी आप सब यहां पर जिस प्रकार अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं, उसी प्रकार से हमने भी संकल्प लिया था कि राज्य के विकास में अपने जो अडिग इरादे हैं उससे टसमस नहीं होंगे भाइयों, डगडिग नहीं होंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से हमारी सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम, मजबूती के साथ नीतियों को लागू करने का काम हुआ है। इन 3 वर्षों में जहां एक और औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति और ऐसी अनेक नीतियों सहित 30 नीतियां बनाकर हमने राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। 3,50,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए, जिसमें 80,000 की ग्राउंडिंग आज धरातल पर उतरने लगी है। भाइयों बहनों, हम राज्य की मुख्य समस्या पलायन से निपटने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, रोजगार सृजन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सीएम सौर स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा था अभी यहां पर हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा जो एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए गए हैं, उनको भी सशक्त कराने का काम, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने का प्रयास भी हमने प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत कम समय में हमने प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, एक और हमने जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, G20 का आयोजन किया, अभूतपूर्व आयोजन किया, वहीं अभी हाल ही में आपके यहां भी मेजबानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन और मेजबानी करके हमने उत्तराखंड को हर एक मामले में आगे बढ़ाने का काम किया है।
आज यदि मैं अल्मोड़ा जनपद की बात करूं तो अल्मोड़ा में जहां एक और बेस अस्पताल नए भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं जनता जनार्दन की मांग पर सोमेश्वर में 100 बेड की उप चिकित्सालय के प्रथम चरण में। महाराणा प्रताप चौक पर बने रेलवे ओवरब्रिज महज 1 साल के भीतर धंसने और झड़ने लगा है। दरअसल ब्रिज के एक हिस्से से पत्थर के टुकड़े झड़कर नीचे गिर गए। गनीमत रही कि उस समय उसकी चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहीं जिस एरिया से पत्थर के टुकड़े झड़े हैं उस एरिया के ऊपर सड़क का हिस्सा भी काफी धंस गया है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार पंकज चंदौला और कोतवाल अमरचंद शर्मा ने रेल ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त ऊपर और नीचे के हिस्से को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया है। वहीं रेल ओवरब्रिज को बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। तहसीलदार पंकज चंदौला ने बताया कि मामले की जानकारी एनएच और अन्य उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो रेल ओवरब्रिज की जांच करेगी। पुर की जनता ने इतना संघर्ष करने के बाद ये पुल का संचालन शुरू हुआ। अब संचालन भी कैसे कैसे शुरू हुआ आप सब जानते हैं। उसके बावजूद आज फिर से ये गिरने की स्थिति में जगह जगह से झड़ रहा है। लिंटर कमजोर है। जो माल इसमें लगाया गया है उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार। आरओबी का जो कैंटिलीवर पोर्शन है वो थोड़ा सा बेंड हुआ है। वो एक्सपेंशन ज्वाइंट के साथ जो कंक्रीट लगी होती है वो मेन स्लैब के साथ मोनोलिथिक नहीं होती है। उसका मेंटेनेंस 1-2 साल में होता रहता है। इस स्ट्रक्चर को जिसने डिजाइन किया है वो डिजाइनर को हमने बुलाया है, वो कल सुबह आएगा। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर की है बैठक। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। आगामी 10 साल को वित्तीय स्थिति की पूरी योजना करे तैयार। दीर्घकालिक योजना में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण संरक्षण की आधुनिक तकनीक का करे उपयोग। आगामी 10 साल की वित्तीय स्थिति की पूरी योजना को करे तैयार। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर करे कार्य। पर्यटन, तीर्थाटन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से करे कार्य। अनावश्यक खर्चों को रखे नियंत्रित। 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दे योगदान। 2047 तक की वित्तीय स्थिति के लिए बनाए विस्तृत योजना। बेहतर बजट प्रबंधन के लिए नीति निर्माण में डेटा एनालिटिक्स और रिसर्च का करें उपयोग। योजना बनाने में विशेषज्ञों और आम जनों के लिए सुझाव। सरकारी प्रक्रियाओं में करें सरलीकरण। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में करें तेजी से कार्य। राजस्व प्राप्ति के लिए कर राजस्व, गैर कर राजस्व, औद्योगिक निवेश, डिजिटल कर संग्रह और सार्वजनिक निजी भागीदारी को दे बढ़ावा। जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए करें प्रभावी प्रयास। कर चोरी की रोकथाम के लिए चलाए अभियान। छापेमारी की कार्रवाई रखे जारी। एआई और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर दे अधिक ध्यान। जीएसटी फाइल करने के लिए अपनाए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया। वित्तीय बजट 2024-25 में लक्ष्य के सापेक्ष 85% राजस्व हुई प्राप्ति। 90.50% हो चुका है राजस्व व्यय। तो वहीं आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नई प्रबंधन समिति का गठन हो गया है, जिसकी पहली बैठक सभागार में हुई है। बैठक में छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा को लेकर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि छात्रों की शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। बता दें कि आज प्रबंधन समिति की बैठक का शुभारंभ प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि आज से प्रभावी हुई नई प्रबंधन समिति का कार्यकाल अगले 3 वर्षों तक रहेगा। विद्या भारती की योजना के अनुसार ही प्रबंधन समिति का संचालन किया जाता है। प्रबंधन समिति से जुड़े नए सदस्यों का स्कूल की ओर से स्वागत और सम्मान किया गया। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि समिति से जुड़े सदस्यों ने छात्र हित में हमेशा काम करने का संकल्प लिया है। छात्रों की शिक्षा और उनके शारीरिक विकास को लेकर कुछ सुझाव भी सदस्यों ने स्कूल प्रबंधन को दिए हैं, जिन्हें जल्द ही अमल में लाया जाएगा। अप्रैल से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी है। वन विभाग ग्रामीणों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहा है। फायर सीजन में वन संपदा को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए वन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। मसूरी वन प्रभाग ने वनाग्नि को रोकने के लिए 43 क्रू स्टेशन बनाए हैं, जहां पर 200 से अधिक फायर वॉचेस जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर नजर बनाए रखेंगे। मसूरी वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर ने बताया कि 1 अप्रैल से 15 जून तक फायर सीजन रहता है। वन विभाग हर साल आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीणों के साथ ही वन, पंचायत, महिला, मंगल दल और
युवक मंगल दल के साथ जागरूकता अभियान चलाता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई जंगलों में आग लगाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। होती है और इस वर्ष भी जो है जो हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि अभी प्री फायर सीजन चल रहा है और सभी तैयारियां जो है वो हो रही है, तो हमारे द्वारा पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इसमें हमारे 43 क्रू स्टेशंस हैं, जिसमें जो है लगभग 200 फायर वॉचर्स की जो है हम लोग तैनाती जो है वो कर देंगे। तो इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है फायर वॉचर्स को चिन्हित करना और बाकी ग्राम स्तर पे जो बैठकें होनी है, जागरूकता के कार्यक्रम होने हैं, वो सब भी जो है अभी चल रहे हैं। और 1 अप्रैल से क्योंकि इसमें हमारा स्टाफ जो है उनकी भी सबकी छुट्टियां जो है वो कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएंगी और जो फायर वॉचर्स हैं उनकी तैनाती भी की जाएगी। और जो हमारे क्रू स्टेशंस हैं उसमें भी जो हमारे टूल्स हैं फायर फाइटिंग के, उनको भी जो है फायर क्रू स्टेशन पे उपलब्ध जो है वो करा दिया गया है। और इसके साथ जो हमारी गांव लेवल पे जो गोष्ठियां होनी है, वन पंचायतों के साथ जो कोऑर्डिनेशन और लोकल। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये अहम बैठक की है। मत्स्य, डेयरी और गन्ना चीनी विकास विभाग को लेकर की गई समीक्षा। सीएम ने विभाग की गेम चेंजर योजनाओं को स्वरोजगार और आर्थिकी को बढ़ावा देने वाला बताया। ट्राउट प्रोत्साहन योजना पर्वतीय जनपदों में रोजगार का बन सकता है माध्यम, ये कहना है सीएम धामी का। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और कार्य योजना के प्रभावी अनुश्रवण के दिए निर्देश। इंटीग्रेटेड नमामि गंगा एक्वेटिक सेंटर की स्थापना में लाई तेजी। राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना में भी लाई तेजी। मत्स्य विभाग की गतिविधियों के लिए प्रभावी केंद्र हो उपलब्ध, रोजगार के मिले अवसर। विभाग अपनी कार्य योजना के क्रियान्वयन पर दे ध्यान। जीवित बकरी, भेड़, कुक्कुट, ट्राउट मछली की आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर सेना के साथ करें अनुबंध। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ उत्पादों की आर्थिकी होगी मजबूत। किसान उत्पादक संगठनों और पशुपालकों की समस्याओं का करे समाधान। ग्राम्य गौ सेवक योजना और गो सदनों के निर्माण में लाए तेजी। दुग्ध उत्पादक किसानों को आय के अतिरिक्त साधन कराए उपलब्ध। बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर दे विशेष ध्यान। दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य के समय पर हो भुगतान की कारगर व्यवस्था। गन्ना मूल्य के भुगतान की स्थिति की ली जानकारी। चीनी मिलों का करें आधुनिकीकरण। नगरपालिका सभागार में एक संस्था की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं बेरोजगारों के लिए एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें शहर में होने वाले रोजगार को लेकर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि संस्था की ओर से हर वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संस्था इसी प्रकार से महिलाओं के लिए आगे भी कार्य करती रहेगी। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है और अपने से अपना काम शुरू किया है, उनको आज फाउंडेशन ने यहाँ पे सम्मानित किया है और वो महिलाएं एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने, उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं आज फाउंडेशन को शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जिस तरीके का काम कर रही है, वो महिलाओं के लिए एक आजीविका का भी काम कर रही है, वो इस तरीके का काम यहाँ पे करती रहें, ये मेरी शुभकामनाएं। चलिए अब खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की प्रेस वार्ता। सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर धामी सरकार की गिनाई खामियां। कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के 3 साल को बताया निराशाजनक। बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला उत्पीड़न, दलित पिछड़ों का हुआ उत्पीड़न, राज्य के विकास में दिखाई दिया जबरदस्त असंतुलन। बीजेपी संगठन के लोगों ने महिलाओं पर प्रहार करने का किया काम। बीजेपी के भ्रष्टाचार ने जल, जंगल और जमीन तक को बेचने का किया काम। निकाय चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में पाई गई गड़बड़ी। युवा वर्ग आज हाथों में डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार। सरकार युवाओं को रोजगार देने के मोर्चे पर पूर्ण रूप से हुई विफल साबित। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के भी जर्जर हालात। बजट प्रावधान और बजट खर्च में देखने को मिल रहा भारी अंतर। बीजेपी का शासनकाल हताशा और निराश करने वाला। आने वाले समय में बीजेपी के नेताओं के और घोटाले आएंगे सामने। प्रदेश में बन चुके घोस्ट विलेज, आपदा से लगातार पहुंची क्षति, 3 गुना बढ़े डेंजर पॉइंट।
राज्य सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं। तमाम नेता महिला संबंधी अपराध में पाए जा रहे लिप्त। केंद्र पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति चिंताजनक। पूरे उत्तराखंड में हो गया शराब माफिया का कब्जा। विभागीय बजट को खर्च करने तक की जिम्मेदारी सरकार नहीं कर पा रही पूरी। विकास के नाम पर प्रदेश की जनता को किया जा रहा गुमराह। जनता को भुगतना पड़ रहा इसका परिणाम। कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने दिया मौका। कांग्रेस ने माइलस्टोन किया काम। कांग्रेस ने हमेशा उत्तराखंड को संवारने का किया काम। कांग्रेस ने हमेशा जिला योजनाओं को दिया मैप। बीजेपी की जब से सरकार आई है तब से लगातार खनन माफिया हावी हुआ है और उसकी परिणति ये हुई है कि उधम सिंह नगर में पुलिस की गोलाबारी में एक पंचायत प्रतिनिधि की पत्नी का देहांत हो जाता है। हालात बिगड़ते हैं। हरिद्वार का मातृ सदन के एक योगी को आंदोलन में अपनी जान देनी पड़ती है और हालात बद से बदतर होते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत को इस मामले को लोकसभा में उठाना पड़ता है और मातृ सदन को 2 पेज की चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को लिखनी पड़ती है। लेकिन हालात जस के तस हैं। बाहर के लोगों को चुगान से लेकर रमन्ने देने का अधिकार दे दिया गया है और ये पहली बार इस राज्य में देखने को आ रहा है कि जगह जगह उस प्राइवेट व्यक्ति ने चौकियां खोल दी, अपनी व्यक्तिगत चौकियां, और इसका असर हमारे हक हकूक में पड़ा है। जो गांव के लोग, आप और हम सब गांव के आप और हमने देखा है कि गांव के लोग 2 कट्टा 3 कट्टा रेत नदी से उठाकर लाकर अपने घर की रिपेयर कर लेते थे। आज वो माफिया जिसने चौकियां खोल ली हैं सरकार के संरक्षण में, उसने लोगों का जो हक है, जो अपनी नदी पे, अपने आंगन से बहती हुई नदी पर हक है, उस पर डाका डालने का सरकार के संघर्ष में काम किया है। लोक निर्माण विभाग में जैसा आपने कहा कि गड्ढा युक्त सड़कें, स्वयं बदहाल सड़कें, गड्ढों से फटी पड़ी सड़कें, और उसमें 62% रुपया राज्य सरकार खर्च कर पाई है। ये भाजपा का जो सतत विकास की बात कर रही है, जो इनका एजेंडा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसकी बात भी आपके सामने में रखना चाह रहा हूं। भ्रष्टाचार, यहां के जल जंगल जमीन को बेचने का काम 3 सालों में हुआ है। खनन माफियाओं को हैदराबाद की एक कंपनी उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, उन खनन माफियाओं के हाथों में सौंप दिया जबकि विजिलेंस डिपार्टमेंट सीबीआई जांच की संस्कृति करता है। एक मंत्री के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश देते हैं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के विपरीत सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है। लेकिन शराब आपको चाहे किसी जगह चले जाइए, उत्तराखंड की किसी भी पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, कहां शराब उपलब्ध है। शराब माफिया का पूरा कब्जा हो चुका है। ये सवाल है, क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था? इन्होंने आशाओं पर, आशाएं जो जिसके आधार पर इन्हें वोट मिला था, जो इन्होंने झूठे वायदे किए थे, आज वो सबके सामने आ चुके हैं कि इन वायदों में कितनी सच्चाई है। और दूसरी तरफ, और इसलिए आज भी आपको आमंत्रण किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता को संबोधित करने का काम करें। ये नारा की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया था कि बहुत भी महंगाई की मांग, अब की बात जो सत्ता में बैठे हुए,
आज महंगाई से गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। हालात बस से बदतर है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस कहीं पर दिखाई नहीं दी। पुष्पा आर्या जी ने, आदरणीय हरीश रावत जी ने बड़े विस्तार से भ्रष्टाचार की बातें की। इसलिए जरूर कहना चाहूंगा, यदि सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो एक मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय ने सरकार से कहा कि मंत्री पर मुकदमा चलाने की प्रतिशत सरकार देने का काम है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कोई परमिशन नहीं दी। इसका ये कैसा राम राज्य है भाई? ये हालत की स्थिति है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आपके सामने है, किसानों की आज घोषणा करने का वादा किया था, किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है। चल रहा था तो आगे भी आपको याद होगा, जब हमने इस विषय को सदन में उठाया कि गन्ना किसानों की जो स्थिति है, सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करने का काम चालू रखे, तो आप कहेंगे प्रेस वार्ता बहुत लंबी चली गई। इसलिए मैं अपने शब्दों को विस्तृत करके कहना चाहता हूं कि 3 वर्ष नहीं, 8 वर्ष में, 5 वर्ष हम पिछले भी इसमें जोड़ेंगे और 3 वर्ष हम ये भी इसमें समायोजित करेंगे। और इन सरकारों ने एक होलिका दहन के दिन डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत घर का ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने घर से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि डोईवाला में होलिका दहन के दिन घर का ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी चोरी होने की सूचना मिली थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था और मामले का खुलासा करने की जिम्मेदारी कोतवाल कमल कुमार को दी गई थी। कमल कुमार की टीम ने चोरी का सामान सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शिवम और साहिल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी देहरादून और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो गली मोहल्ले में फेरी लगाकर अपनी दुकान चलाते हैं और बंद पड़े घरों की रेकी कर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो डोईवाला से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर होलिका दहन के दिन डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत घर का ताला तोड़कर चोरी जो की गई थी उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को यहां पे गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी वही हैं जिन्हें चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसमें खुलासा हुआ है कि ये लोग गली मोहल्ले में फेरी लगाते थे और बंद पड़े घरों की रेकी किया करते थे, जिसके बाद वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि डोईवाला में होलिका दहन के दिन घर का ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी चोरी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला यहां पर दर्ज किया था और मामले का खुलासा करने की जिम्मेदारी कोतवाल कमल कुमार को दी थी। कमल कुमार की टीम ने चोरी का सामान सहित 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हुई बाइक चोरी हो गई है। घायल जब इलाज के बाद अपनी बाइक लेने घटनास्थल पर पहुंचा तो उसे अपनी बाइक नदारत मिली। पीड़ित ने पुलिस को तैयारी देकर घटना की जानकारी दी और बाइक बरामद करने की मांग की है। शिकायत पर पुलिस ने मामले में बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोर की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने आज बाइक सहित चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम राहुल है और वो कनकल हरिद्वार का रहने वाला है। आरोपी ऋषिकेश में एक होटल कर्मचारी है जो नशे का आदी है और नशे का सामान खरीदने के लिए ही आरोपी ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को चोरी कर बेचने का प्रयास किया। इससे पहले कि आरोपी बाइक को बेचता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर नटराज श्यामपुर
बाईपास मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हुई बाइक चोरी हो गई थी। घायल जब इलाज के बाद अपनी बाइक लेने घटनास्थल पर पहुंचा तो उसे बाइक नदारत मिली, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक समेत चोर को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।